दोस्तों, इन दिनों एक कानून बड़े ही चर्चा में रहा, जिसे रासुका के नाम से हम सभी जानते हैं। इंग्लिश में इसे नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1980 कहते हैं। इस टाइम यूपी में इसको लेकर काफ़ी चर्चा भी है। तो क्या है यह कानून और क्यों इतना चर्चा में है? आज इसी विषय पर हम आपसे बात करेंगे और आपको इसके कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों से भी अवगत कराएंगे। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर हाजिर हूँ मैं आपका दोस्त अंशु तिवारी, एडवोकेट, और आप देख रहे हैं अपना प्यारा यूट्यूब चैनल द लीगल टॉक। तो अधिक समय न लेते हुए चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, रासुका यानी नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1980 वर्ष 1980 में बनने वाला 65वां कानून था। 17 धाराओं वाला यह एक छोटा सा केंद्रीय कानून है। इस अधिनियम को बनाने का उद्देश्य देश की सुरक्षा के लिए सरकार को अधिक शक्तियां उपलब्ध कराना था। देश की सुरक्षा के लिए सरकार को अधिक शक्ति देने से संबंधित यह एक केंद्रीय कानून है, ऐसा भी हम कह सकते हैं। इसके तहत ऐसे व्यक्ति पर निरोध की कार्यवाही की जाती है जिसके द्वारा देश की एकता, अखंडता, कानून व्यवस्था या सामान्य व्यवस्था को खतरा हो। यह अधिनियम 23 सितंबर 1980 को प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी के शासनकाल में एक अध्यादेश द्वारा लागू किया गया था और इसे बाद में 27 नवंबर 1980 को संसद द्वारा पारित होकर एक कानून बना दिया गया। अगर इसकी महत्वपूर्ण धाराओं को देखें तो धारा 1 संक्षिप्त नाम और विस्तार से संबंधित है। दोस्तों, जिस समय यह कानून बना उस समय इसका विस्तार जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़कर संपूर्ण भारत पर था, किंतु वर्तमान में धारा 370 जिसके तहत जम्मू कश्मीर राज्य को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था, समाप्त कर दी गई है। तो अब इसका विस्तार संपूर्ण भारत पर है, या ये कह सकते हैं कि अब यह अधिनियम संपूर्ण भारत में प्रभावी होगा। धारा 3 विशेष व्यक्तियों के निरोध के लिए आदेश बनाने की शक्ति से संबंधित है, यानी वे कौन से आधार हैं जिनके कारण व्यक्ति पर निरोधादेश की कार्रवाई हो सकती है। इसके अंतर्गत केंद्र सरकार या राज्य सरकार किसी ऐसे संदिग्ध व्यक्ति को, ध्यान से सुनिएगा, ऐसे संदिग्ध व्यक्ति को जिसके संबंध में वह संतुष्ट हैं कि उसके द्वारा देश की प्रतिरक्षा एवं सुरक्षा को प्रभावित किया जा सकता है, या ऐसा व्यक्ति जो विदेशी होकर भी देश में पहचान छुपाकर चोरी से रह रहा हो, या कोई ऐसा व्यक्ति जिससे देश की लोक व्यवस्था को खतरा हो, या कोई ऐसा व्यक्ति जिसने आवश्यक सेवा एवं पूर्ति की व्यवस्था बनाए रखने में बाधा उत्पन्न की हो। जैसा कि वर्तमान में आजकल देखने को मिल रहा है कि लोग ऑक्सीजन इंजेक्शन इत्यादि की कालाबाजारी करके आवश्यक सेवा एवं पूर्ति व्यवस्था में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में सरकार रासुका के तहत इन पर कार्रवाई कर सकती है। किंतु इस धारा की उपधारा 3 कहती है कि ऐसी कार्यवाही तभी की जाएगी जब सरकार के साथ साथ स्थानीय क्षेत्र में जिला दंडाधिकारी यानी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डीएम और पुलिस कमिश्नर को यह विश्वास हो जाए कि रासुका के तहत कार्यवाही का किया जाना नितांत आवश्यक है। अब इसके साथ एक प्रतिबंध भी लगाया गया है कि ऐसी कार्यवाही एक बार में 3 माह से अधिक नहीं हो सकती, किंतु सरकार यदि संतुष्ट है कि ऐसा करना आवश्यक है तो इसे 3-3 माह करके कितने भी समय तक संशोधित कर सकती है या बढ़ा सकती है। अब धारा 3 की उपधारा 4 यदि हम देखें तो उपधारा 4 में कहा गया है कि रासुका की कार्रवाई को तत्काल उस अधिकारी द्वारा राज्य सरकार को जिसके अधीन वह कार्यरत है उन सभी तथ्यों के साथ रिपोर्ट बनाकर देना होगा जिन आधारों पर उस व्यक्ति को निरोधादेश कराया गया है, और ऐसा कोई भी आदेश 12 दिन के पश्चात प्रभावी नहीं होगा जब तक कि उसके बनाए जाने के पश्चात इस बीच राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित
न कर दिया गया हो। अब उपधारा 5 देखते हैं। उपधारा 5 कहता है कि जबकि एक आदेश बनाया गया है या इस उपधारा के अधीन राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित कर दिया गया हो, राज्य सरकार 7 दिन के अंदर, ध्यान दीजिएगा, राज्य सरकार 7 दिन के अंदर केंद्रीय सरकार को उन सभी तथ्यों, आधारों और जानकारी के तथ्यों को देगा जिस पर निरोधादेश बनाया गया है। इसके अतिरिक्त अन्य जानकारी भी दी जा सकती है यदि वह उक्त आदेश की आवश्यकता पर प्रभाव डालती हो। अब हम धारा 4 देखें तो धारा 4 निरोध आदेश का निष्पादन है और यह धारा प्रावधान करती है कि निरोध आदेश का निष्पादन भारत में किसी भी स्थान पर उसी रीति से किया जा सकेगा जो दंड प्रक्रिया संहिता यानी सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 में गिरफ्तारी के वारंटों के निष्पादन के लिए उपबंधित है। यानी इसकी जो प्रक्रिया है वो वही होगी जो दंड प्रक्रिया संहिता में दी गई है। किसके लिए? गिरफ्तारी के वारंटों के निष्पादन के लिए। अब अगली धारा है धारा 7, फरार व्यक्ति के संबंध में शक्तियां। यदि केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या धारा 3 की उपधारा 3 में वर्णित अधिकारी यथा स्थिति के पास विश्वास करने का कारण हो कि वह व्यक्ति जिसके संबंध में निरुद्ध आदेश बनाया गया है वो कहीं भाग गया है या अपने को छिपा रहा है जिससे कि आदेश का पालन न हो सके, ऐसी स्थिति में सरकार या अधिकारी 2 कार्य कर सकते हैं। पहला कार्य ये होगा कि इस तथ्य की लिखित रिपोर्ट महानगरीय मजिस्ट्रेट या न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग जिसके भी क्षेत्र में उस व्यक्ति का निवास स्थान है उनको सूचना देगा, और दूसरा ये कि राजकीय राजपत्र में आदेश प्रकाशित कर उस फरार व्यक्ति को निर्देशित करेगा कि वह उक्त प्राधिकारी के समक्ष उपस्थित हो। अब यदि लिखित सूचना दे दिया उसके बावजूद वो व्यक्ति उपस्थित नहीं हुआ तो इसी धारा की उपधारा 2 कहती है कि फरार व्यक्ति के विरुद्ध रिपोर्ट किए जाने पर दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 82, 83, 84, 85 के उपबंध उस व्यक्ति पर और उसकी संपत्ति पर उसी प्रकार लागू होंगे मानो कि मजिस्ट्रेट द्वारा जारी किया गया वारंट हो। ठीक है। दूसरी चीज, यदि राजकीय राजपत्र में आदेश प्रकाशित करने के पश्चात भी वो व्यक्ति उपस्थित नहीं आया है तो अब उपधारा 3 कहती है कि यदि राजकीय राजपत्र में आदेश प्रकाशित होने के पश्चात भी फरार व्यक्ति उक्त आदेश का पालन करने में असफल रहता है और यह भी साबित नहीं करता है कि उक्त आदेश में उल्लिखित समय में वह कहाँ था और क्यों उसने आदेश का पालन नहीं किया है और उन सभी रीजंस को नहीं बता पाता है जिससे कि वह उक्त आदेश का पालन करने में असफल रहा है, तो उसे 1 वर्ष का कारावास या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकेगा। और लास्ट इसकी उपधारा 4 कहती है कि उपधारा 3 के अधीन प्रत्येक अपराध संज्ञेय होगा। अब हम इसकी धारा 8 को देखें तो धारा 8 की उपधारा 1 कहती है कि जब एक व्यक्ति निरोध के आदेश के पालन पर निरुद्ध किया गया हो, आदेश बनाने वाले प्राधिकारी यथाशीघ्र लेकिन साधारणतः निरोध की दिनांक से 5 दिन बाद नहीं, अर्थात 5 दिन के अंदर, कब से? जब से उन्होंने उस व्यक्ति को निरुद्ध किया है उस डेट से 5 दिवस के अंदर और असाधारण स्थिति में जिसका कारण लिखित रूप में उल्लिखित करना पड़ेगा 15 दिन के बाद नहीं, अर्थात 15 दिन के भीतर उसे वे आधार बताए जाएंगे जिसके कारण उसे निरुद्ध किया गया है। इसी की उपधारा 2 कहती है कि यदि प्राधिकारी द्वारा यह समझा जाता है कि तथ्यों को बताना सार्वजनिक हित के विरुद्ध है यानी लोक हित के विरुद्ध है तो वह तथ्य प्रकट नहीं करेगा। अब इस संदर्भ में कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है वो हम आपको बता रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में
अनुच्छेद 22 जो गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण से संबंधित मूल अधिकार है, यानी फंडामेंटल राइट है हमारा, जिसकी उपधारा 1 में यह बिल्कुल स्पष्ट कहा गया है कि गिरफ्तार व्यक्ति को अपनी गिरफ्तारी का कारण शीघ्र अतिशीघ्र जानने का पूर्ण अधिकार है। एवं उपधारा 2 कहती है कि गिरफ्तार व्यक्ति को अपने रुचि का विधि व्यवसायी से परामर्श एवं बचाव का अधिकार है। ये हमारे फंडामेंटल राइट हैं। किंतु रासुका में सरकार को अनलिमिटेड पावर दी गई है, और जैसा कि मैंने पहले धारा 8 बताया है कि यदि अधिकारी धारा 8 की उपधारा 2 के अंतर्गत तथ्यों को बताना सार्वजनिक हित के विरुद्ध समझता है तो वह तथ्य प्रकट नहीं करेगा, ऐसा यह कानून कहता है। धारा 9 सलाहकार बोर्ड का गठन है। केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार जब आवश्यक समझे एक या अधिक सलाहकार बोर्ड का गठन कर सकती है। ऐसे प्रत्येक बोर्ड में कुल 3 सदस्य होंगे जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति के योग्य हों या रह चुके हों। ऐसे व्यक्ति समुचित सरकार द्वारा नियुक्त किए जाएंगे। ऐसे बोर्ड के सदस्यों से ही एक न्यायाधीश को अध्यक्ष नियुक्त किया जाएगा। अब धारा 10 सलाहकार बोर्ड के निर्देश के बारे में प्रावधान करती है। इसके अनुसार सरकार व्यक्ति के निरोध की दिनांक से 3 सप्ताह के अंदर रासुका की संपूर्ण जानकारी बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करेगी। धारा 11 में सलाहकार बोर्ड की प्रक्रिया है, जिसके अंतर्गत बोर्ड संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के पश्चात अपनी समस्त कार्रवाई को 7 सप्ताह के अंदर समुचित सरकार को उसकी रिपोर्ट सौंप देगी। किसी बात के कारण किसी ऐसे व्यक्ति को जिनके विरुद्ध निरोधादेश बनाया गया है, सलाहकार बोर्ड को निर्देश से संबंधित या किसी विषय में किसी विधि व्यवसायी यानी वकील द्वारा उपस्थित होने का अधिकार नहीं होगा और इसकी कार्रवाई को गोपनीय रखा जाएगा। ऐसा धारा 11 की उपधारा 4 प्रावधान करती है। अब धारा 12 में आते हैं। सलाहकार बोर्ड की सूचना पर कार्रवाई। यदि न्यायिक बोर्ड द्वारा रासुका के आधारों को सही पाया जाता है तो संबंधित व्यक्ति के निरोध को ऐसे समय के लिए जो उचित समझे जारी रखा जा सकता है। किंतु यदि न्यायिक बोर्ड द्वारा कारण पर्याप्त नहीं है, आधार पर्याप्त नहीं है, तो समुचित सरकार निरोधादेश को रद्द करते हुए तत्काल उस व्यक्ति को छोड़ देगी। ऐसा धारा 12 प्रावधानित करती है। धारा 13 निरोध की अधिकतम अवधि से संबंधित है, यानी कि निरोध की अधिकतम अवधि कितनी होगी। अब ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट रहता है कि इसके निरोध की अधिकतम अवधि कितनी है। तो दोस्तों, कोई निरोधादेश जिसकी धारा 12 के अधीन पुष्टि की गई है के अनुसार कोई व्यक्ति जो निरुद्ध हुआ है का अधिकतम समय निरोध की तिथि से 12 माह का होगा। परंतु इस धारा में वर्णित समुचित सरकार की किसी भी समय निरोधादेश को रद्द करने या उसमें परिवर्तन करने की शक्ति को प्रभावित नहीं किया जा सकता, ऐसा यह कानून कहता है। धारा 16 सद्भावना में किए गए कार्य का संरक्षण है। इस धारा में कहा गया है कि रासुका के तहत कार्य करने वाले अधिकारी व प्राधिकारी व कर्मचारियों के खिलाफ कोई न्यायिक कार्रवाई नहीं की जाएगी कि उन्होंने कोई गलत कार्य किया है। यानी इसके लिए केंद्र सरकार या राज्य सरकार के विरुद्ध कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकती। उम्मीद है आपको इस ब्रीफ ऑडियो लेक्चर के माध्यम से यह स्पष्ट समझ में आ गया होगा कि किसी व्यक्ति द्वारा ऐसा कार्य करना जिससे लोक व्यवस्था को खतरा हो, तो ऐसे व्यक्ति की रोकथाम हेतु इस कानून को बनाया गया था और इसका अधिकार डीएम और पुलिस कमिश्नर को भी दे दिया गया है कि वह उसके खिलाफ रासुका लगाकर गिरफ्तार कर सकें। बाकी अन्य जिस भी कानून के तहत अपराध होगा तो वो तो सेक्शन लगेगा ही, पर इस कानून के तहत तुरंत गिरफ्तारी उस व्यक्ति की हो सकेगी जिसने वह अपराध किया है। वैसे तो मैंने सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को बताने का, समझाने का आपको पूर्ण प्रयास किया है, किंतु यदि फिर भी कुछ जानना पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। इसी के साथ आज का टॉपिक समाप्त। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए
नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे हमारी आने वाली वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचें। और किस टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।